आप सबका स्वागत है रेड स्पोर्ट्स के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शोरजानी चैटर्जी और मेरे साथ अभी है तृषा घोषाल और हम यहाँ पे आए हैं विमेंस क्रिकेट लेके आपसे बातें करने के लिए। आप सबको ही पता है कि इंडिया जो है अभी वर्ल्ड कप खेलने जाएगी इंग्लैंड में और स्क्वाड ऑलरेडी निकल चुका है। हमने एक एनालिसिस वीडियो भी किया है उसके ऊपर। पर तृषा, इंडिया इंग्लैंड जाएगी खेलने के लिए, एक सीरीज़ है T20 सीरीज़, पर उससे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड जो है न्यूजीलैंड भी जाएंगे और वो लोग भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में खेलेंगे। पर ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड की जो कोच है शार्लेट एडवर्ड्स, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि इंग्लैंड टीम जो है, इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है, वो अभी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ये जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो सीरीज़ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप, कंसिडरिंग द फैक्ट कि सामने वर्ल्ड कप है? बिल्कुल, मुझे लगता है खास करके अगर शोरजानी तुम देखोगे कि इंग्लैंड ने ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद वो जो सेमीफाइनल वो लोग हारे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके बाद वो लोग खेले ही नहीं है कोई भी इंटरनेशनल सीरीज। इंटरनेशनल तो छोड़ दो, उन्होंने अपना डोमेस्टिक भी नहीं खेला क्योंकि वो लोग कैंप के बाद एक के बाद एक कैंप्स कर रहे थे, कभी फिटनेस कैंप तो कभी आर्मी के साथ स्ट्रैटेजी कैंप, तो कुछ ना कुछ उनका कैंप चल रहा था। एंड शार्लेट एडवर्ड्स ने खुद बोला है कि पहले जब उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप से कुछ 2-3 महीने पहले व्हेन शी टुक ओवर एज कोच, फिर अब का जो सिचुएशन है उन्हें लगता है कि वो खुश है जितना काम वो कर पाई है प्लेयर्स पे, और वो हमें कहीं ना कहीं दिखा भी है। वो अपने पसंद के प्लेयर्स चुन चुकी है। लेकिन कोई भी इंग्लैंड प्लेयर, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, कि कोई भी इंग्लैंड प्लेयर ये नहीं बोल सकता कि उन्हें मौका नहीं मिला अपना स्किल दिखाने का। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैच प्रैक्टिस अब इंग्लैंड के लिए ज़्यादा अहमियत रखेगी। कैंप्स हो गए, प्रोसेस हो गया, अब है जाके परफॉर्मेंस, और वो आप दो टॉप टीम्स के अगेंस्ट कर रहे हो। न्यूजीलैंड के साथ खेलने का एक और सिग्निफिकेंस है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है भी सेम ग्रुप में, तो वो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। और सिग्निफिकेंट इस बात से भी है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड दोनों एक रीबिल्डिंग फेज़ में थे। उस फेज़ से दोनों सीरीज़ खेल रहे, प्रिपरेशन ले रहे, तो वो अच्छा होगा। अब तो इंडिया का जैसे हमने देखा है स्क्वाड निकलने के बाद, इंडिया स्क्वाड निकलने के बाद रीबिल्डिंग फेज़ पे चला गया है इंजरी के चलते, तो अब इंडिया के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन मैं इस सीरीज़ को एक और नज़रिए से देख रही हूँ, जैसे कि न्यूजीलैंड जा रही है इंग्लैंड फ्लाइट पे, तो एक और ये है कि न्यूजीलैंड जिस वक्त पहुंच रही है, उन्हें काफ़ी वक्त मिलेगा कि इंग्लैंड के वेदर, इंग्लैंड का जो भी पिच है, कंडीशंस है, उसमें एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उन्हें, क्योंकि वो कैंप भी करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद सीरीज़ होगा, फिर वहाँ पे रह के वो दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, देन कम्स द वर्ल्ड कप। सो आई थिंक जैसे कि तुम्हारा फ़ोन भी बोल रहा है कि ज़रूर ये बहुत ही अहम होगा न्यूजीलैंड के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। ये दोनों सीरीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिजल्ट्स के पड़े हैं। ये वो है जहाँ पे तीनों टीम, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, तीनों टीम अपना फर्स्ट प्लेइंग 11 लॉक करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली। और इससे पहले कि हम इंडिया और इंग्लैंड के बारे में बात करें, मैं न्यूजीलैंड टीम के बारे में आपसे और एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम सबको पता है कि अमेलिया कर जो है वो अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, वो कैप्टन भी है न्यूजीलैंड टीम की। और उससे पहले भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड कप है, ये सोफी डिवाइन, ली तहूहू और सूजी बेट्स के लिए ये लास्ट वर्ल्ड कप है। ये जो ग्रेट 3 है उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, और ये थोड़ा सा तो दुख देता ही हम सबको इसके बारे में बात करने, हम जब इसके बारे में बात करते हैं। और तृषा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अमेलिया कर और ये जो बिग 3 है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन न्यूजीलैंड टीम में कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आई थिंक अमेलिया कर एक ऐसी प्लेयर है, और मैं प्लेयर इसलिए बोल रही हूँ, सिर्फ बैटिंग का नहीं। अमेलिया कर, आपको पता है कि उनकी बॉलिंग भी बहुत अहम है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे शोरजानी, तो ये है कि काफ़ी सारे टीम्स ने ना लेग स्पिनर्स को डिच किया है, लेग स्पिनर लिया नहीं है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। सारा ग्लेन, कहीं ना कहीं वो एक मजबूरी थी, सारा ग्लेन इंजर्ड है अभी भी, लेकिन इंडिया तो कोशिश ही नहीं की किसी रिस्ट स्पिनर को लेने की। बट मुझे लगता है उस हिसाब से T20 में अगर आप IPL देखो, WPL देखो, या कोई भी टूर्नामेंट देखो, लेग स्पिनर्स की एक खासियत, एक अहमियत रहती है अलग सी, और उस पर उनकी ज़बरदस्त बैटिंग डाल दो तो आई थिंक वो एक डिफरेंस बनते हैं
मैच जीतने में और मैच ऑलमोस्ट जीतने में। सो आई थिंक उनका फॉर्म सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने लायक होगा। और एक चीज़ है कि न्यूजीलैंड की आई थिंक सबसे ख़राब बात ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन कि इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखना है कि क्या वो वही परफॉर्मेंस इंग्लैंड में लेके जाके रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर रिपीट नहीं कर सकते हैं फिर वन ऑफ सीरीज़ में 3 शतक या 2 शतक 150 मारने का कोई फ़ायदा है नहीं। वो रन टैली में आपके ऐड होते हैं, लेकिन आप ना अच्छे बैटर से ग्रेट बैटर, वो जो शिफ्ट है वो तभी होता है जब इम्पोर्टेंट मैचेस में परफॉर्म करते हो और उसके अलावा भी आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो। तो आई थिंक वो चीज़ पे मेरी ज़्यादा नज़र रहेगी कि अमेलिया कर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाती है कि नहीं। जहाँ तक ग्रैंड मास की बात रही, वो तो देखिए एक अलग ही इमोशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने लोग कितना मैचेस देखे होंगे, बट सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, ली ताहू और एब्सोल्यूट इमोशंस उनको क्रिकेट में बांटते ही नहीं है। और यहीं पे मुझे लगता है कि वो डेंजर ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप खोने में कुछ नहीं है। और देखो डेस्परेशन भी नहीं है, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप वो जीत चुके हैं, तो वो खुल के खेलेंगे कि हम 0 करें 50 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूजी बेट्स से और भी प्रेशर हटाया गया है, वो ओपन भी नहीं कर रही है, वो नंबर 5 में है। T20 में आपको ये भी पता होगा कि नंबर 5 में अगर कोई बैटर है तो शायद हर मैच में बैटिंग ना भी मिले। सो उस हिसाब से मुझे लगता है वो तीनों खुल के खेलेंगे। ओपोनेंट्स को थोड़ा टेंशन में आना चाहिए। अच्छी बात है हमारे ग्रुप में नहीं है। पर आपने लेग स्पिनर की जो बात की, मुझे यहीं से याद आ गया कि हमारा जो इंडियन टीम का जो स्क्वाड आया है, स्क्वाड में दुख में हाथ डाल दिया मैंने लेग स्पिनर की बात करते हैं। हाँ, एक भी लेग स्पिनर टीम नहीं मतलब ले जा रही है इंग्लैंड वर्ल्ड कप के लिए। उससे पहले भी इंडियन टीम जो है, इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम, वो इंग्लैंड जाएंगी, वहाँ पे एक सीरीज़ खेलेंगी, T20 सीरीज़ खेलेंगी। इंडियन टीम का भी जो है वो T20 सीरीज़ में जो उनका रन है वो अभी इतना स्मूथ नहीं गया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम लोग जीत गए, उसके बाद जाके हम लोग हार भी गए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और बहुत बुरी तरह से हारे। 4 मैचेस हम लोग हार गए, 1 मैच सिर्फ जीत पाए। तो मुझे लगता है कि वो एक सेटबैक होगा। बट अमनजोत कौर इंजर्ड है, वो नहीं खेल रही है। नंदिनी शर्मा ही है, काशवी गौतम नहीं है, नंदिनी शर्मा इंक्लूडेड है। अनुष्का शर्मा को साउथ अफ्रीका टूर में लिया गया पर वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो नहीं थी। बट वो एक ऐसा एक कॉल था जो हम सब ने प्रेडिक्ट किया था कि शायद वो नहीं भी रहेगी। पर आप ये इंडियन टीम जो है, आप उनका वर्ल्ड कप में आप क्या स्कोप देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि जो लेग स्पिनर हमारे स्क्वाड में नहीं है, क्या वो एक कंसर्निंग चीज़ है? मैं तो ये ओडीआई वर्ल्ड कप से बोल रही हूँ, मेरी सुन कौन रहा है। और फिर लोग बोलेंगे कि ओडीआई वर्ल्ड कप तो हम जीत गए। होप करते हैं कि 1.5-2 अच्छे मैचेस खेल के T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए। बट मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में स्पेसिफिकली आपको एक तो लेग स्पिनर चाहिए। एंड आई हैव नो आइडिया कि प्रेमा रावत इंडियन टीम में क्यों नहीं है। हाँ, आइडिया है, ऐसा नहीं है कि आइडिया नहीं है, कि आरसीबी में जब वो थे मुझे लगा काफ़ी सारे मैचेस उनको और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था। लेकिन ये भी है कि अगर आप लोगों को इंडिया ए से चांस दे रहे, जो कि आपने अनुष्का को इंडिया ए से चांस दिया, तो आपने प्रेमा रावत को इंडिया ए से क्यों नहीं चांस दिया? प्रेमा रावत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इंडिया ए के लिए, बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग, जो कि एक एरिया है शोरजानी, वी नो, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, बैटिंग सब हटाओ, फील्डिंग हैज़ बीन आवर बिगेस्ट कंसर्न, और कुछ चेंज हो भी नहीं रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है प्रेमा रावत इज़ अ कंप्लीट प्लेयर। सो आई हैव नो आइडिया कि लेग स्पिनर क्यों नहीं है। क्या वो खटकेगी? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो एक जगह है, मिसिंग रहेगी। जहाँ तक इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ की बात रही, हम ना, अगर तुम देखोगे शोरजानी, जहाँ पे इंडिया साउथ अफ्रीका या इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के पहले थे, वहीं पे रह गया है कि प्लेइंग 11 क्या होगा। क्योंकि अभी 2 मेजर प्लेयर्स को, अगर वैसे इंडिया में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स की कमी है, ऊपर से पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स 2 है, दोनों इंजर्ड है, इनफैक्ट 3 है मैं बोलूँगी, और तीनों इंजर्ड है। पूजा वस्त्रकर, काशवी गौतम, अमनजोत कौर, तीनों और कुछ इस कदर इंजर्ड है कि नेक्स्ट अगले 4-5 महीने शायद दिखेंगे भी नहीं। उस हिसाब से नंदिनी के लिए बहुत टफ होगा मुझे लगता है, क्योंकि देखो पोटेंशियल है, बहुत अच्छी बॉलर है। मैं खुद वो डीसी में है तो मैं खुद तो फ़ैन हूँ ही उनका, बट मुझे बहुत ज़्यादा उनमें पोटेंशियल लगती है। वो तो पोटेंशियल मुझे तीता साधु में भी लगता था, पर वो इंजर्ड हो गई है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये तीनों मैचेस में बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या खिलाती है,
क्योंकि अगर आप इंडिया के बैटिंग कॉम्बिनेशन देखोगे शोरजानी, वो तो सेटल्ड है कि स्मृति शफाली विल ओपन, नंबर 3 जेमी, नंबर 4 हरमन, नंबर 5 रिचा, नंबर 6 दीप्ति। इसके बाद जो 5 खिलाड़ी है वो रहेगा, वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 5 बॉलर्स के साथ जाओगे, 6 बॉलर्स के साथ जाओगे। अगर 6 बॉलर्स के साथ जाना है फिर आपको राधा यादव को खिलाना पड़ेगा, और इधर फिर 4 बॉलर्स। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक अभी भी कॉम्बिनेशन फिक्स करना है इंडिया को। अभी T20 सीरीज तो चल रहा है, पर साइड बाय साइड हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे अपने आप में एक ODI सीरीज खेल रही है, और पाकिस्तान ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी है। हमने देखा है कि पाकिस्तान अभी बहुत डोमिनेट कर रही है, पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ डोमिनेट कर रही है। तो पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में है, ग्रुप 1 में है। पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एज ए टीम, जो ये पाकिस्तान और ये जिम्बाब्वे जो सीरीज है, ये पाकिस्तान एज ए टीम को इम्प्रूव करने में कैसे मदद कर रहा है? क्योंकि ये एक ODI सीरीज है और सामने T20 वर्ल्ड कप है। आई थिंक 3 ODI के बाद एक T20 सीरीज भी खेल रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड तुम ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जिम्बाब्वे का स्किल लेवल बहुत कम है, और अंडरस्टैंडेबल है कि उनकी वो अभी नए आए हैं। इनफैक्ट अगर कुछ दिनों पहले की बात करें, इनफैक्ट आई थिंक अभी भी उनके पास कोई हेड कोच नहीं है परमानेंट। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली अगर तुम देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं सीरीज़, कहीं जिम्बाब्वे के लिए अच्छा है, क्योंकि वो लोग एक बेहतर टीम के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छा है नहीं है, बट मुझे लगता है शोरजानी, द वे पाकिस्तान इज डिफीटिंग जिम्बाब्वे इज द पार्ट दैट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। आप साउथ अफ्रीका के साथ बहुत कड़ा मुकाबला कर चुके हो, 2-1 और 2-1 से ODI सीरीज और 2-1 से T20I सीरीज आप हारे हो, लेकिन 2-1 से हारे हो, वो भी साउथ अफ्रीका में जाके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस हिसाब से मैं दोनों ही मैचेस में ऑलमोस्ट 340-350 के आसपास हुआ है, विच इज़ वेयर आई फील पाकिस्तान एज अ बैटिंग यूनिट बहुत उभर के आ रही है। चाहे वो सादिया शमास हो, गुल फिरोज़ा हो, फातिमा सना तो बोलना ही पड़ेगा, या फिर आयशा जफ़र हो, आलिया रियाज हमेशा से रही है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बॉलिंग में डायना बेग है। पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से उम्दा रही है, उनकी बैटिंग यूनिट प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई है। और ये T20 मैच है, T20 में कोई भी कभी भी हार सकता है, जीत सकता है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि इंडिया के खिलाफ कोई अच्छा ना खेले, बाकी हर टाइम हर कोई अच्छा खेले। जाते जाते मैं आपसे और 2 सीरीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। सीरीज़ नहीं, ट्राई सीरीज़ भी हम कह सकते हैं। स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स और बांग्लादेश एक ट्राई सीरीज़ खेलने वाली है, और आयरलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ और एक ट्राई सीरीज़ खेलने वाली है। अगर हम आयरलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बारे में बात करें, पाकिस्तान के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आयरलैंड अभी भी डेवलप कर रही है स्किल वाइज, बट वेस्ट इंडीज़ अभी भी जो टीम जो है बहुत ही अच्छी टीम है। पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हेली मैथ्यूज़ सिर्फ एक लौती प्लेयर है जो परफॉर्म करती जा रही है। आपको क्या लगता है ये ट्राई सीरीज़ के बारे में? मुझे लगता है जैसे तुमने बिल्कुल सही कहा कि आयरलैंड अभी भी डेवलप कर रही है। आयरलैंड क्रिकेट स्किल वाइज डेवलप कर रही है, वेस्ट इंडीज़ मेंटल स्किल वाइज डेवलप कर रही है। तो दोनों डेवलपिंग है, बट दोनों सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरफ देखोगे, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, तीनों ऑलमोस्ट स्किल लेवल सेम है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश थोड़ा सा एक्सपोजर के हिसाब से ऊपर होगा, एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। जैसा उम्दा उनका 2025 का वर्ल्ड कप गया है, फॉर्मेट डिफरेंट है, पर कॉन्फिडेंस तो प्लेयर्स तो सिमिलर ही है, मैक्सिमम सेम ही है, तो कॉन्फिडेंस रहेगा। वो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होगा। एंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड में हो रहा है, जिनका वेदर कंडीशंस विल बी वेरी क्लोज टू व्हाट दे विल गेट इन द वर्ल्ड कप। उस एक्सपोजर में भी एक्चुअली अगर तुम देखो, कोई भी टीम इज नॉट गोइंग टू द वर्ल्ड कप अंडर प्रिपेयर्ड, डेफिनेटली। So I think it is going to be one of the most hard-fought T20I World Cups in the history of women's cricket. आप लोग जैसे IPL को फॉलो करते हैं, डेली प्री मैच पोस्ट मैच देखते हैं, आप प्लीज़ हमारा वीडियो भी रोज़ देखिएगा। और विमेंस वर्ल्ड कप जब शुरू होगा हम लोग रेगुलरली कवर करेंगे, वो भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा रेव स्पोर्ट्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम वापस फिर आएंगे।